क्या कभी सोचा है हमने जीवन कैसा होगा मेरा। छल दंभ द्वेष पाखंड तिमिर में होगा कैसे कभी सवेरा। हम मानो फिर मानो कैसा बिन सोचे इस राह बढ़े। अन्याय पाप के दलदल में सोचो सबके है पांव पड़े। एक कदम साहित्य की ओर हम सबको मिल बढ़ना होगा। सभ्य समाज संस्कार धरोहर सुंदर हमको गढ़ना होगा। सुंदर हमको गढ़ना होगा। साथियों नमस्कार। अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच पर कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, भले ही वर्तमान विज्ञान और वैज्ञानिक युग ने सामान्यतः साहित्य की समझ, महत्व और संबंध को मानव के सोच व विचार से दूर कर दिया हो, किंतु जाने अनजाने में साहित्य सदैव अपने विभिन्न शैलियों में समाज की नवीनता, मौलिकता तथा विविधता का दर्शन कराता रहा है। और इसी प्रकार समस्त साहित्यकारों ने भी समय समय पर अपने विभिन्न विधाओं से समाज की वास्तविकता और स्थितियों को शब्दों व भावों में पन्नों पर उतार कर संपूर्ण मानव जाति में मानवता की एक नई चेतना का संचार किया है। साथियों, इसी कड़ी में कवि, कविता और कलम के इसी क्रम में कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आज हमारे बीच एक ऐसे साहित्यकार उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी काव्य कला से न केवल साहित्य को मजबूत किया है, बल्कि अपने आप को भी काव्य पारखी के रूप में स्थापित किया है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस कवि से परिचित होने चल रहे हैं, आप हैं जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से लोकप्रिय कवि आदरणीय नरेंद्र कुमार अंशु उनसिया जी। आदरणीय, सबसे पहले तो आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आदरणीय, मैंने आपके बारे में जो कुछ भी सुना है, जाना है, समझा है, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक आपको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, आपको सुन पाएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक सबसे पहले आपके उन तमाम भावों विचारों से सजी धजी रचना व आपके चित्त चिंतन से उपजे भाव को सुन पाए, जान पाए। लेकिन इसके पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक साथी आपके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से परिचित हो। आदरणीय, सम्मान, बहुत बहुत स्वागत के साथ आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर कि आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से परिचित कराएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूं और मैं आपके इस संस्था अंबेडकर नगर पोएट्री मंच को हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने जो हमें इतना बड़ा मंच दिया, इसके लिए मैं आपका पुनः दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने कहा अपना पता बताइए, तो मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मेरा उपनाम अंशु ओसिया है। मेरा जिला उन्नाव में उत्तर प्रदेश से निवास करता हूं। मैं अपना एक पता एक छंद के माध्यम से आप दर्शकों को भी देना चाहता हूं कि सच है पुरांत उन्नाव के, ओसिया निवासी स्वइस अधीर हूं मैं। कि सच है पुरांत उन्नाव के, ओसिया निवासी स्वइस अधीर हूं मैं। अंशु व्यापक नाम तथा उपनामों का नाम नरेंद्र हूं मैं। अंशु व्यापक नाम तथा उपनामों का नाम नरेंद्र हूं मैं। तो सर, ये हमारा परिचय रहा। जैसा कि आपने कहा कि आपका साहित्यिक परिचय कैसे है, तो मैंने लिखना लमसम 2010 या 2011 से शुरुआत किया। इस विषय में मैं शुरू में गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं गाय भैंसे चराने जाता था, तो मेरे पास एक छोटा सा फोन होता था, तो मैं बड़े कवियों को सुनता था। कुमार विश्वास, सुनील जोगी, विष्णु सक्सेना, तमाम सारे कवियों को, हरिओम पवार जी को, सबको सुनता था। तो मुझे लगा कि ये लोग लिख लेते तो मैं भी लिख सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ।
तो वहां से धीरे धीरे शुरुआत कर दी किया। फिर मेरी 2017 में भारतीय वायुसेना में नौकरी लगी। तो वहां से मुझे समय मिला, मैं जॉब करने दिन में जॉब करता, रात में लिखता था। तो वहां से धीरे धीरे प्रयास प्रयास करते करते 2022 में मैंने अपनी पहली किताब पुकारेगा तुम्हें पब्लिश किया, जो कि यंग राइटर्स दिल्ली के पब्लिकेशन से हमने पब्लिश किया था, जिसमें गीत, गजलें और कविताएं और शायरी सभी कुछ हैं उसमें। और दूसरी किताब हमने 2023 में, उसका नाम है कुछ याद आया, वो अभ्युदय प्रकाशन भोपाल से पब्लिश कराई थी। और हमारे अभी तक हमने लमसम 70 से 80 मंच शेयर किए हैं कविता के। और जिसमें से मेरे पास, मैं दिखा तो नहीं सकता, मैं अभी जहां मैं ड्यूटी करता हूं वहां हूं, मेरे घर में 62 सर्टिफिकेट लगे हुए हैं और 36 ट्रॉफियां हैं, जो शील्ड जिन्हें कहते हैं। तो बस अभी तक यही रहा, और मैं धीरे धीरे अभी भी प्रयासरत हूँ कि अच्छी रचनाएं करूं। और अभी तक मेरी अच्छी रचना वैसे हो नहीं पाई है सर। आप तो मुझे जैसे बाद में सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा। और लोग अक्सर हमसे यही पूछते हैं आपकी सबसे अच्छी रचना, तो मैं यही बताता हूँ आज तक मैं लिख नहीं पाया हूँ। जिस दिन लिख लूंगा उस दिन मैं सुना दूंगा। तो यही मेरा साहित्यिक परिचय चलता रहा, और अभी भी मैं लिखता हूँ। अभी तीसरी किताब हमारी मैं 2025 के आखिरी तक पब्लिश कर दूंगा। जी जी अदिल, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। चूंकि मैंने अभी अभी आपके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत ये सुना कि आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, आपने बहुत सारे मंचों पर अपने काव्य पाठ किया है, बहुत सारे प्रमाण पत्र और सील भी आपने प्राप्त किया है। अब ये हाँ मैं सर। जानना चाहूंगा कि वो कौन सी आपकी प्रकाशित अपनी निजी पुस्तक है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाया जाए, और किस नाम से है उसको हम यदि पढ़ना चाहें, मंगाना चाहें, तो उस पुस्तक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को और हमें भी बताएं कि कैसे करें। सर मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी पहली किताब है जिसका नाम पुकारेगा तुम्हें है। ये इसमें सर ये यंग राइटर्स पब्लिकेशन से पब्लिश किया था। ये पहली किताब है जो 2022 में पब्लिश किया था, और ये अमेज़न पे में उपलब्ध है, पुकारेगा तुम्हें नाम करके। इसकी 188 बुक्स अभी बिकी हैं। तो और दूसरी किताब जो हमारी है सर, वो है ये कुछ याद आया, जिसमें चुनिंदा गजलें हैं, और ये यंग राइटर्स पब्लिकेशन भोपाल से पब्लिश किया हुआ है। तो सर ये हमारी दो साहित्यिक किताबें हैं, और अभी मैं तीसरी पर काम कर रहा हूँ, लगातार इस पे काम करता रहता हूँ। और सर बहुत जल्दी में हमारी तीसरी किताब आ जाएगी। जी बिल्कुल आदरणीय, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपकी सुंदर सुंदर साहित्यिक उपलब्धियों के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी इन दोनों पुस्तकों के बारे में जानकर सर। अब बहुत अच्छा, आपकी ये पुस्तक की जो टाइटिल है, शीर्षक है, बहुत कुछ कहा जा रही है। जी बहुत अच्छा लग रहा सर। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि और भी जानकारियों के साथ हम आगे बढ़ें। इसके पहले मैं हाँ चाहूंगा, क्योंकि मैंने मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है कि आपकी रचनाओं में सामाजिक मुद्दों से लेकर के गरीब, शोषित, वंचित मजदूरों की वेदना आपकी रचनाओं में निहित है। नारी संवेदना आपके रचनाओं में होती है। यहाँ तक कि सड़क से लेकर के संसद तक की बड़े ही सुंदर वर्णन आपके रचनाओं में पाया जाता है। अगर ये मैं चाहूंगा, उन्हीं समस्त रचनाओं में से कोई एक सुंदर सी रचना हमारे दर्शकों तक आपकी पहुंचे, हम सुने और आनंद लें, फिर और जानकारियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी स्वागत करता हूँ एक सुंदर सी रचना के लिए। सर, मैं जैसा कि आपने बताया, मैं अपनी एक रचना आप लोगों के और दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। उस रचना का शीर्षक रखा है गंगा। और माँ गंगा कहते हैं भारत देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती हैं। अभी जो महाकुंभ लगा है वो माँ गंगा के पावन तट पर लगा हुआ है। तो मैं उसी माँ गंगा की विशेषता बताना चाहता हूँ। छोटी सी कविता है जिसको मैंने हिंदुस्तान से जोड़ने की कोशिश किया है, और उसका शीर्षक गंगा रखा है। तो आप लोगों के बीच रखता हूं कि यही मेरे जमी की पहचान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, सरहद और रेगिस्तान में जाकर, घूम रही शमशान में जाकर, कि जिसका पानी पीकर फौजियों में जान है, गंगा जहां बहती
वही हिंदुस्तान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, रोज पत्थरों से टकराती रहती, कल कल के गीत सुनाती रहती, कि जिसकी लहरों में खुद की शान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है कि हिमालय से हरिद्वार होकर, देखना माँ गंगा कहाँ से आती और कहाँ पर जाती हैं, कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कभी धूप कभी छांव होकर, पटना के हर गांव होकर, कि जिसके पानी से लहराते गेहूं और धान हैं। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है कि इस नदी को देश की हर कहानी याद है। कितनी सच्चाइयां इसको मुजबानी याद हैं, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद हैं, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद हैं। इसको झांसी की रानी की इसको झांसी की रानी की मर्दानी याद है कि इस धरती पर ना जाने कितने वीर कुर्बान हैं। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत तो सुंदर सर, सर, बहुत सुंदर, गजब गजब की रचना, गजब की रचना सर। वास्तव में सुनने के बाद आपकी रचनाओं में भारत की इतिहास झलकती है। इन रचनाओं में भारत के विभिन्न जिले, प्रदेश और यहाँ तक कि किसानों के मेहनत परिश्रम झलकते हैं। कहीं ना कहीं बड़े सुंदर से आपने ऐतिहासिक से लेकर के सामाजिक अ, दशा को आपने दर्शाने का इस रचना में प्रयास किया। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि आपने अपनी रचना में हिंदुस्तान की परिभाषा बड़े ही सुंदर, सहज और सरल शब्दों से भाव में दिया है। बहुत सुंदर लग रहा सर। और मैं यहाँ तक बताऊं कि आपकी सुंदर सी रचना को सराहा जा रहा है और स्वागत किया जा रहा है आपका। भोजपुरी के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय उमेश चौबे जी ने आपकी इस रचना को खूब सराहा और आपका स्वागत किया है मंच पर, हम दोनों का स्वागत किया है। आगे बढ़ने से पहले तो मैं उमेश चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मंच पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर का आपने हम लोगों को सराहा, मंच को सराहा। जी आदरणीय। और इसी क्रम में वास्तव में गंगा नाम की ये आपकी कविता बहुत ही प्रभावी रही, हृदय को स्पर्श कर गई, बहुत सुंदर लगा। और साथ में जो इसमें तुक तुकांत लय और गीत का प्रयोग किया गया है, ये बड़े ढंग से, बड़े प्रभावी ढंग से किया गया है, बहुत सुंदर लगा सर। इसी क्रम में मैं और कुछ जानकारियों के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आपकी ये रचना ही आपका परिचय दे रही है कि आपके व्यक्तित्व किस प्रकार के हैं, आपके व्यवहार किस प्रकार के हैं। आप वास्तव में एक सरल और सहज विचारधारा के हैं और एक अच्छे कवि की आपकी पहचान बन रही सर। इसी क्रम में जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान समय में क्या करते हैं और साथ में साहित्य की ओर आपके रुझान, आपके इस वर्तमान में जो दैनिक जीवन में आप कार्य कर रहे हैं, जीविका उपार्जन के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका संबंध साहित्य से कैसे लग गया, कैसे आप साहित्य में समय दे पा रहे हो, उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा जी। सर मैं बताना चाहता हूँ सर, मैं 2017 में मेरी ज्वाइनिंग भारतीय वायुसेना में हुई थी। तो मैं वहीं पर नौकरी करता हूँ और मुझे समय मिल जाता है। मैं नाइट में अक्सर मैं 2 3 4 बजे तक जगता हूँ और लिखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है लिखना। और लिखने के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी आज भी करते हैं। मेरी 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं और मेरी एक बहन पुलिस में हो गई, उत्तर प्रदेश पुलिस में, और एक बहन मेरी गांव में टीचर है। तो पिताजी फिर भी हमारे अभी मजदूरी करते हैं। हम लोग मना करते हैं और अभी हमारी सभी बहनें भाई सभी बीएड एमए सभी किए। मैंने हिंदी साहित्य से एमए भी किया है। तो सर मुझे लिखने का थोड़ा और पढ़ने का भी किताबें, और मैं जब से एयरफोर्स में आया हूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरियां हैं तमाम सेक्शनों में। तो मुझे किताबें पढ़ने का और समय मतलब वो मौका मिल जाता है। ऐसे मैं किताब खरीदता हूँ जैसे, तो वो खरीदा तो एक किताब 240 220 की है। ऐसे क्या मैं लाइब्रेरी में चला जाता हूँ तो मुझे तमाम हर एक कवि, हर एक साहित्यकार, हर एक छंदकार,
मतलब जितने भी कवि हुए लगभग लगभग मैंने सभी की किताबें पढ़ी है। तो मैंने जब देखा मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, तो मैंने जो पहला अपना कवि सम्मेलन का मंच पढ़ा था अपने गांव में ही, तो मेरे पिताजी आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि अरे यार ऐसी भी क्या बात हो सकती है कि मेरे लिए इन्होंने शेर किया कहा था। मैंने पापा के लिए एक शेर शुरू में ही लिखा था, मेरा पहला शेर था। और मैं दर्शकों से ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ, ये मेरा पहला शेर है कि हमारे घरों में काम करने वाले सच्चे होते हैं, वे किसानों और मजदूरों के बच्चे होते हैं, और साहब कभी मजदूर की मजदूरी नहीं मारना, मजदूर के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मजदूर के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इसी कड़ी में एक शेर और मैं सुनाना चाहता हूं कि काम कहाँ मिलेगा यही सोचकर आंखें नम हो गईं, और जब बीमारी सर पे आई तो दवाएं खत्म हो गईं, और साहब ये छुट्टियां तो गरीबों की खान ख्वाहे हैं, उनकी तो एक दिन की रोटियां कम हो गईं, उनकी तो एक दिन की रोटियां कम हो गई। जैसे हम सभी लोग शनिवार और संडे की छुट्टी मिल जाती है, मगर गरीब मजदूरों के हिस्से में शनिवार संडे नहीं आता। अगर उनके हिस्से में आए तो वो खाएंगे क्या? तो इसी कड़ी में मैं एक छंद मैं गाकर सुनाना चाहता हूँ, जो मेरा काफी प्रसिद्ध भी हुआ, ये मंचों पर मैं सुनाता हूँ आपके स्वागत आपके दर्शकों स्वागत सर। को भी चाहता हूँ सर, कि किसी और के खातिर खुद को मैंने दर्द समेटे देखा है, क्या होती है पीड़ा पुनी करवट बदल के देखा है, कि उनका कोई नाम नहीं है जनसंख्या की सूची में, मैंने भूखे बच्चों को फुटपाथ पे सोते देखा है, मैंने भूखे बच्चों को फुटपाथ पे सोते देखा है। तो सर ये हमारा सबसे मुद्दा और सबसे जो सामाजिक विषय रहा है। मैं गरीब मजदूरों पर अक्सर मैं मंचों पर भी बोलता हूँ। एक शेर मेरा था कि चलो गरीब मजदूरों पर भी एहसान किया जाए, चलो सियासत का है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि आपकी रचनाओं में ना केवल सामाजिक परिदृश्य है, सामाजिक वेदना है, बल्कि आपके व्यक्तित्व भी झलक रहे हैं। कहा जाता है कि जो जैसा होता है वैसा सोचता है। कहीं न कहीं आपने जिस प्रकार से अभी अपना परिचय में भी बताया कि आप गाँव से जुड़े हैं, गरीब परिवार से जुड़े हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपकी अपनी मेहनत झलक रही है, आपके परिवार शिक्षित हैं, सर्विस में हैं, आप भी बड़े उन्नति पद पर हैं कहीं न कहीं सर। ये बताता है कि आपके व्यक्तित्व उन तमाम परिस्थितियों, संघर्षों को देखा है और संघर्षों से ही बहुत कुछ आपने पाया है। सर, इसी क्रम में मैं एक और मेरे अंदर प्रश्न उठ रहा है, मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर साहित्य सत्य को सत्य लिखता है, साहित्य सत्य को सत्य लिखता है, वो आदिकाल रहा हो या मध्यकाल रहा हो, इसीलिए साहित्य की पहचान उन तमाम लोगों में थी जो अनपढ़ थे। उन्हें साहित्य पता ही नहीं था कि वास्तव में साहित्य होता क्या है। फिर भी गाँव की महिलाएं गीत गाती थी, कहीं न कहीं वो साहित्य ही था। गाँव में किस्से कहते थे लोग, वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बड़े-बड़े किस्से जानते थे और अपने बच्चों को सुनाते थे। चौपाल में बैठ के शाम को बैठ के लोग सुनते थे और सुनाते थे। साहित्य उनसे जुड़ा हुआ था। लेकिन सर, क्या कारण है कि आज साहित्य सत्य को सत्य नहीं लिख पा रहा है, या नहीं लिख पा रहा है या लिख पा रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, और साहित्य हमारे पहुँच से दूर क्यों? सर मेरा अगर मानना देखा जाए तो मैं 50-50 कहूंगा कि 50% जो लोग हैं वो सच बिल्कुल दिखा रहे हैं, और कुछ लोग दरबारी कवि हैं। मैं किसी को कह नहीं सकता, किसी जी। पार्टी समुदाय या राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूं। एक मेरा शेर है कि हमारे चेहरे को कोई बाजारी नहीं कह सकता, और हमारे शेर को कोई दरबारी नहीं कह सकता, और हमने अपनी किताबों को दिल में सजाकर रखा है, हमारे दिल को वाह! कोई सोने की अलमारी नहीं कह सकता, हमारे दिल को बहुत कोई सुंदर। सोने की अलमारी नहीं कह सकता। तो साहित्य ऐसी चीज है, जैसे कि एक
साहित्य क्या लोग लिख जाते और उसका, जैसे आपने कहा कि अनपढ़ लोग भी साहित्य का ज्ञान नहीं था मगर गाना गुनगुनाते थे, तो ये साहित्य गुनगुनाना भी एक साहित्य जो राय लेखक लिखता है, रचनाकार, उसको एक प्रोड्यूसर ले जाता, वो मतलब गाना गवाता है, म्यूजिक देता है, तो वो वही संगीत बन जाता है। मगर जो आपने कहा साहित्य, एक कवि थे, उन्होंने बस इतना कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो साहित्यकार ऐसा होना चाहिए, देखो मतलब कि हर सबकी जुबान में वो रटा, मगर किसी को पता नहीं है किसने लिखा। मलूक दास जी ने लिखा, उसी में लिखा हुआ है कि दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो साहित्य वो भी है कि आपने लिख दिया लाइन और किसी को पता नहीं, लोगों के अंदर तक चली जाए, दिल तक चली जाए, तो साहित्य वहां पे कह सकते हैं। मगर आजकल जैसा आपने सवाल कहा कि कोई सच लिख रहा, कोई सच झूठ लिख रहा है, तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता, मगर पक्ष अगर विपक्ष की बात की जाए तो 50% लोग सच भी लिख रहे हैं, तभी तो देश दुनिया चल रही है, अच्छी बातें लिख रहे हैं। और अभी जैसे कि जो चौथा अपना स्तंभ खंबा है पत्रकारिता, जिससे वो भी साहित्य से जुड़ा हुआ है, मगर उसमें तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जो सच भी दिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो झूठ भी दिखाते हैं। यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो सच भी बताते हैं, झूठ भी बताते हैं। और मगर साहित्य माना जाए तो साहित्य से बढ़ के कोई चीज नहीं। जब तक आप कोई चीज गुनगुनाएंगे या वो करेंगे तो वो दिल में चीज उतर ही आएगी। और और लिखने की बात रही तो सर, अभी नवयुवा बहुत आ रहे हैं, उभर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। तमाम सारे, मैं ओपन माइक कभी सम्मेलन में जाता हूँ, भीड़ लग जाती है पढ़ने वालों की, मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ, कविता पढ़ाओ। तो अभी साहित्य तो और भी आगे जाएगा, मगर मैं सबको यही सलाह दूंगा, अच्छी बात लिखो, और ताकि आगे वाले को भी ना लगे किसी के पक्ष में ना लिखो। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो सरकारें आती जाती रहेंगी, मगर तुम्हारी कविता जिंदगी भर रहेगी। तो ऐसा लिख के जाओ कि बिल्कुल लोग इतिहास गाएं। रामधारी दिनकर को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में बोलते थे तो कोई नहीं बोला था, तब विपक्ष में बैठकर रामधारी सिंह दिनकर ने बोला था। तो आज भी इतिहास दोहराता है कि किसी कवि, या तुलसीदास या ले लो, या कबीरदास, महाकवि कालिदास, तो उनका इतिहास आज भी साहित्य के रूप में जाना जाता है, हर एक जुबा पर पाया जाता है। तो साहित्य की बड़ी उपलब्धि रही है और रहेगी हमेशा से। और साहित्य मैं यही कहूंगा, अच्छा लिखे सभी लोग, और कोई झूठ लिखे तो फिर घर तक ही पढ़े, वो बंचों में ना पढ़े जाके, और अच्छी बातें लोगों को दे। बस सर, मैं यही कहना चाहता बिल्कुल 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 सर, बहुत ही सटीक और सही आपने बताया।